जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब आप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा मॉडल पेपर है, स्पेशली इंटर वालों के लिए है और हाई स्कूल वालों के लिए भी है। इसमें थोड़ा सा मतलब ये है कि क्वेश्चन अगर घुमा के दे दिया तो आप लोग के लिए भी है। तो एक बार देखिएगा ज़रूर आप लोग भी। क्वेश्चन हमारा है, जनसंख्या जनसंख्या से रिलेटेड है कि जनसंख्या को कौन से कारक, दो कारक, जनसंख्या को कौन से दो कारक, कौन कौन से दो कारक प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या में जो कारक होता है, सबसे ज़्यादा कारक प्रभावित करने वाला वो होता है हमारा कि जन्म दर का बढ़ना, यानी जो ये फैमिली प्लानिंग है, परिवार नियोजन है, उसकी धज्जिया को उड़ा देना। मतलब फैमिली प्लानिंग क्या कह रहा है, वी टू आवर टू, यानी हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू। कम संतान सुखी किसान, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। तो बी टू आवर टू का तात्पर्य ये है कि हम दो हमारे दो। लेकिन यहाँ क्या हो रहे हैं कि ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे तो फिर क्या होगा, उससे हमारी बच्चे ज़्यादा कमाएंगे और ज़्यादा कमाएंगे तो आमदनी ज़्यादा होगी। लेकिन ये नहीं देखते हैं कि उनको खिलाना पिलाना, उनकी शिक्षा, वहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो दूर तक सोच जाते हैं, यहाँ पे दूर तक सोच जाते हैं। मतलब जो उन्हें शिक्षा जो होती है उसके बारे में नहीं पता, ये सारी चीज़ें नहीं पता। तो बहुत सारे कारक हैं, उनमें से आपको दो कारक बताने हैं। तो दो कारक क्या है प्रभावित करने वाले जो हमारे फैक्टर हैं, जन्म व मृत्यु दर। भाई जन्म दर ज़्यादा हो और मृत्यु दर कम हो तो मतलब ये जनसंख्या प्रभावित होगी। जन्म दर अधिक व मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या बढ़ती है। यानी अगर बर्थ हो रही है 10 तो मृत्यु यानी डेड हो रहे हैं 1 उसमें में से, तो मतलब जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है। दूसरा क्या है, अंधविश्वास, अशिक्षा या अंधविश्वास। बहुत सारे अंधविश्वास हर धर्म में फैले हुए हैं। अशिक्षा यानी शिक्षित जो शिक्षित लोग नहीं होते उन्हें अशिक्षा कहता है। अशिक्षा के कारण लोग परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को नहीं मानते। कहते हैं कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है वी टू आवर टू, ये सारी चीज़ें तो उनको नहीं मानते। कहते हैं ये सब कहने की बात है, ऊपर वाले दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं। संतानोत्पत्ति करते अज्ञानवश बच्चे पैदा करते जाते हैं। जो संतानोत्पत्ति यानी बच्चे पैदा करना, ज्ञानवश का यही मानना है कि ऊपर वाले दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं। ठीक है। लोगों में अंधविश्वास के कारण भी बच्चों की संख्या बढ़ती है। अंधविश्वास का एक कारण अशिक्षा होना भी है। भाई जब जाहिल रहोगे, पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो अंधविश्वास पर यकीन करोगे 100%। तो यही सब कारण है हमारे जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। वैसे अगर इस पे लिखा जाए तो पूरा का पूरा निबंध बन सकता है, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। अगर निबंध अगर आप चाहो तो 8-10 पेज इस पर निबंध लिख सकते हो जनसंख्या पे। क्वेश्चन कह रहा है जीव विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, अगर आप एक जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आप एक बंध दंपतियों को संतान प्राप्ति हेतु क्या सुझाव देंगे कि क्या करना चाहिए। जो बांझ दंपत्ति हैं उन्हें कि संतान प्राप्ति करना है तो आप क्या करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कोई दंपत्ति है, उनमें संतान नहीं हो रही है, तो आप जीव विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो आप उनको क्या सुझाव दे सकते हैं। ये आपके IQ बेस पे है। तो उत्तर, बांध्यता के अनेक कारण हो सकते हैं। जो बांझपन जिसे कहते हैं उसके अनेक कारण हो सकते हैं। पुरुष अथवा स्त्री अथवा दोनों पर लागू हो सकते हैं। फीमेल में क्या पता अंडोत्सर्ग नहीं हो रहा है, या फिर कोई हार्मोन्स नहीं रिलीज हो रहा है, या फिर मेल्स में क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि स्पर्म्स की काउंट नहीं उतना, स्पर्म्स ढंग का नहीं बनना, या फिर स्पर्म में वो उतना माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो रहे हैं जो उनको ऊर्जा देने के लिए काफ़ी हैं। बहुत सारी चीज़ें इस पर हो सकती हैं। बांध्यता के ये दोष शारीरिक भी हो सकते हैं, जन्मजात भी हो सकते हैं, या फिर रोगजनक अथवा मानसिक भी हो सकते हैं। मानसिक तौर से भी ये कोई सोच ले कि मानसिक तौर से कि हमारे स्पर्म काउंट सही नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं सही, तो मतलब जो हमारा जैसे हम सोचने लगते हैं वैसे हमारे ब्रेन केमिकल रिलीज करने लगता है। रोगजनक भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, यानी जन्म से ही हो सकता है। सर्वप्रथम ऐसे दंपतियों को किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श लेनी चाहिए। पहले अच्छा डॉक्टर चुनिए। अच्छा डॉक्टर चुनने के लिए चुनिए क्यों, क्या
क्यों चुनना है आपको? इसलिए चुनना है क्योंकि उसका कारण पता लग सके कि मेल में प्रॉब्लम्स है या फीमेल में प्रॉब्लम्स है, और बंधता का सही कारण जानना चाहिए। यदि स्त्री एवं पुरुष दोनों क्रमशः अंडाणु और शुक्राणु का निर्माण नहीं हो रहा है, यानी दोनों में अगर प्रॉब्लम है तो फिर क्या करना चाहिए, परंतु वह किसी कारण निर्माण हो रहा है, मतलब दोनों सही हैं, यानी देखना यदि स्त्री व पुरुष दोनों क्रमशः अंडाणु व शुक्राणु का सही निर्माण हो रहा है, स्त्री में भी और पुरुष में भी, लेकिन वे किसी कारणवश निषेचन नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकती है, ऐसी स्थिति में परख नली निषेचन कारागार साबित हो सकता है। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी इसे बाहर निषेचित किया जाता है लैब में। दोनों में से कोई एक पूर्णतः बंद है तो शुक्राणु या अंडाणुओं को किसी दूसरे दंपतियों से लिया जा सकता है। मान लीजिए मेल में प्रॉब्लम्स है, अगर दोनों सही है तो मतलब परखनली शिशु बाहर निषेचित करा दीजिए। अगर दोनों में से कोई एक है, मान लीजिए मेल है, तो मेल यानी शुक्राणु में दिक्कत है, तो किसी और का शुक्राणु क्या करते हैं, और वो गुप्त रखते हैं किसी और का शुक्राणु इसके फीमेल्स, ठीक है, इस दंपति के फीमेल्स के अंडाणु से निषेचित करवा करके फिर इसे इसके फैलोपियन ट्यूब्स में डाल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स के जरिए गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। और मान लीजिए फीमेल में अंडाणु का प्रॉब्लम से मेल सही है, तो क्या करते हैं, अंडाणु किसी का लेकर के इस मेल से निषेचन करा करके फिर फीमेल्स के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। यह तरीका गोपनीय रखा जाता है, किसी को भी नहीं बताया जाता, ना डोनेटर को बताया जाता है, ठीक है, और ना एक्सेप्टर को बताया जाता है, ना लेने वाले को बताया जाता है, ना देने वाले को बताया जाता है कि किसका स्पर्म्स है या किसका ओवा है। जनन नियंत्रण पर टिप्पणी कीजिए। क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव समाज में स्त्री पुरुष साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं, मेल फीमेल दोनों जीवन व्यतीत करते हैं और संतानोत्पत्ति करते हैं। जीवन व्यतीत करना और संतान उत्पत्ति करना। आजकल जनसंख्या की वृद्धि की समस्या आम हो गई है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का एकमात्र विधि है कि जन्म दर को अत्यधिक कम करके इतना कम कर दिया जाए कि मृत्यु दर के समान हो जाए। जन्म दर को इतना कम करना है, इतना कि मृत्यु दर के लगभग वो इक्वल में हो जाए, तब जाके हमारा क्या बनेगा, एक जो समष्टि होगी वो ठीक ठाक बराबर होगी। जनन क्षमता को सीमित करने के उपाय क्या है? सीमित करने के उपाय बंध्यकरण है। अब बंध्यकरण से क्या कर सकते हैं हम, कोई ना कोई, चाहे किसी एक को, जैसे मेल है तो इसका क्या कर देते हैं, नसबंदी फीमेल है तो नलबंदी कंडोम का उपयोग, ठीक है, रिलेशन बनाते समय, ठीक है, इसका उपयोग करना चाहिए। या गर्भ निरोधक गोलियां का प्रयोग करना चाहिए। गर्भाशयी यंत्र बाधा उपकरण, अंतःगर्भाशयी यंत्र बहुत सारे हो जाए, कॉपर टी जो इसमें बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ है, कॉपर टी, एक कॉपर की चीज़ें होती है, आगे क्वेश्चन में लिया गया। तो इसको नियंत्रण करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जो सीमित उपाय हैं, जो ये ठीक ठाक हैं ये सारी चीज़ें। तो जनसंख्या पर टिप्पणी आएगी तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसे बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं इनमें, कि आपका एक 100 वर्ड 150 वर्ड पूरा हो जाए। यौन संचारित रोगों से उपाय बताइए, यानी रोगों से लड़ने का उपाय या फिर रोगों के उपाय बताइए, ठीक है। यौन संचारित रोगों से बचने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए? संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क ना करें। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाना है। सामान्यतः भी निरोध का प्रयोग करें, यानी कंडोम का उपयोग करें ज़्यादातर, ठीक है। क्या? निरोध का उपयोग करें, चाहे संक्रमित हो या ना हो। दूषित इंजेक्शन की सुई का दूसरों द्वारा प्रयोग ना किया जाए, यानी अगर किसी को इंजेक्शन लगा दिया गया तो वो इंजेक्शन
आप यानी एक ही प्राणी को लगाओ, चाहे वो दूषित को लग रहा है चाहे वो ठीक ठाक को लग रहा है। तो मतलब कहने का मतलब अगर कोई संक्रमित है तो उसे भी लग रहा है, तो मतलब आपको इस तरीके से देखना है कि हाँ उसे एज ए ट्रीट संक्रमित ही ट्रीट करना है। तो मतलब कि क्या कहना है, कहने का तात्पर्य ये है कि एक इंजेक्शन जो आप दे रहे हैं वो एक ही लोगों को, जो निडल है एक ही लोगों को लगाई जाए, पैसे बचाने के चक्कर में वो दो चार लोगों को ना लगाया जाए। संक्रमित व्यक्ति का रुधिर किसी अन्य व्यक्ति को संचारित ना करें। अगर किसी का ब्लड देना है तो पहले चेक कर लेना, ठीक है, कि हाँ संक्रमित तो नहीं है। फिर किसी से लेना है तो भी चेक कर लेना कि संक्रमित तो नहीं है, मैच कर रहा है, सारी चीज़ें सब कुछ मैच कर रहा है। मैच करने के बाद भी ये चेक कर लेना है कि हाँ कोई रोग वोग तो नहीं है, नहीं तो भाई संक्रमण रोग होगा तो वो फैल जाएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं? परखनली शिशु। परखनली शिशु हमारा है पात्र निषेचन कहते हैं, या IVF। पात्र निषेचन या IVF अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन तथा भ्रूण स्थानांतरण या ET एक ऐसा उपाय हो सकती है जो इस विधि को लोकप्रिय रूप से टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बाहर, ठीक है, जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मेल या फीमेल दोनों में एक निषेचन नहीं हो पाता, ठीक ठाक है, या फिर मेल का कोई प्रॉब्लम्स है या फिर फीमेल में कोई प्रॉब्लम्स है, यानी अब अंदर क्या हो सकती है, निषेचन नहीं हो सकती, तब इसे बाहर निषेचन कराया जाता है। बाहर निषेचन कराने के लिए शुक्राणु लिया जाता है। शुक्राणु और अंडाणु दोनों को एक परख नली में निषेचन कराया जाता है। निषेचन कराने के बाद, ठीक है, युग्मनज बनता है। युग्मनज में डिवीजन होता है। डिवीजन होने के बाद उसे युग्मनज को गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। अब रोपित करने के बाद वही चीज़ें, वही प्रक्रिया, अब गर्भाशय में रोपित हो गया, अब ये धीरे धीरे भ्रूण बनकर तैयार हो जाएगा। शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन की विधि, ये जो निषेचन है इसे कृत्रिम मानव निर्मित द्वारा निषेचन कराया जाता है। किसी भी लक्षण के प्रभावी होने का क्या अर्थ है? वह लक्षण जब युग्म विकल्पी कारकों यानी जीन्स में से एक कारक यानी एक जीन जो अपने लक्षण के लिए दूसरे का जीन को प्रभाव को प्रदर्शित होने से रोक देता है। अपने लक्षण के लिए, यानी ये लंबा होना था तो अपना लक्षण प्रदर्शित करने के लिए ये बौने वाले बेचारे को क्या कर दिया, इसके प्रभाव को रोक दिया, दबा दिया। वह लक्षण, ठीक है, जैसे मटर के पौधे में लंबापन के विपरीत प्रभाव को दो पौधे का संकरण जो हुआ था करने पर प्रथम पीढ़ी में क्या प्रदर्शित हुआ, मटर के लंबे पौधे हुए, यानी ये जो लंबा हुआ, ठीक, ये लंबा वाला जो जीन था इस बौने वाले जीन को क्या किया, दबा दिया, और दबा दिया उसको, उसका लक्षण प्रदर्शित होने नहीं दिया। तो वही कह रहा है कि जब एक लक्षण अपना प्रदर्शित हो रहा, एक नहीं हो रहा है, यानी जो प्रभावी जीन है वो अपना लक्षण प्रदर्शित कर पा रहा है और ये अप्रभावी जीन अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है, इसको दबा दिया गया, तो यही क्या है, प्रभावी। क्वेश्चन क्या है, प्रभावी होने का अर्थ। चिफ GIFT, ठीक है, उत्तर, कुछ स्त्रियों में अंडाणु उत्पन्न नहीं होते अथवा ठीक से उत्पन्न नहीं होते, या फिर अंडाणु उत्पन्न नहीं होते या फिर ठीक से उत्पन्न नहीं होते, ऐसी स्त्रियों के लिए GIFT विधि अपनाई जाती है। अर्थात दाता स्त्री से कोई एक अदर स्त्री लेंगे, उससे क्या लेंगे, अंडाणु ले लेंगे। अब अंडाणु ले करके, ठीक है, फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। यहाँ स्पष्ट एक विशिष्ट प्रक्रिया को बताना आवश्यक है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की प्रक्रिया या प्रक्रिया अंतःकोशिकीय शुक्राणु निपेक्षण अर्थात सीधे ही अंडाणु में शुक्राणु को निपेक्षित करना कहलाती है। मतलब वही टेस्ट ट्यूब बेबी की ही तरह होती है, बट इसमें क्या करती हैं, एक दाता स्त्री आ जाती है, एक दाता स्त्री आ जाती है। दाता स्त्री आ जाती है, इसका क्या रोल होता है, इससे क्या लिया जाता है, अंडे लिया जाते हैं, अंडा, ठीक है। अब वो अंडे को, ठीक है, बाहर निषेचित किया जाता है, वो अंडे को बाहर शुक्राणु से निषेचन करवाया जाता है, फिर उसके फैलोपियन नलिका में डाल दिया जाता है। बस इतना चाहिए। अंतःगर्भाशय युक्ति बताइए। अंतःगर्भाशय युक्तियां इस विधि में प्लास्टिक या तांबे की कोई युक्ति गर्भाशय में रोप दी जाती है। ज़्यादातर तांबे की ही होती है, जिसे कॉपर टी। ये कॉपर जो होता है शुक्राणु की गतियों को अवरोध कर देता है, इसीलिए
जितना समय तक यह युक्ति गर्भाशय में रहती है रोपण गर्भाशय में नहीं हो पाता। इस प्रकार की युक्तियाँ वास्तविक बाधा उपाय हैं जो शुक्राणुओं को गर्भाशय में पहुंचने से रोकती हैं, क्योंकि जो कॉपर उस शुक्राणु का एक हिसाब से दुश्मन है। उसका जो 40% शुक्राणु होते हैं जो वहाँ तक अंडाणु तक पहुँचते हैं 100 में से, वो 40% शुक्राणु की स्पीड जो होती है वो स्पीड ज़्यादा होती है, वही पहुँचते हैं। उनको उनकी गति को क्या कर देता है, ये अवरोध कर देता है कॉपर। इन विधियों में चिकित्सक द्वारा गर्भाशय अथवा योनि मार्ग में रोपित की जाने वाली युक्तियाँ जैसे लिप्स या लूप्स कह सकते हैं, कॉपर टी, कॉपर सेवन, हार्मोन्स मोचक, IUD जैसे प्रोजेस्टास्टर्स, LNG-20 आदि स्त्री के गर्भ में लगा दिया जाता है। बहुत सारे हैं, चाहे इनमें से चाहे जो एक लगा दिया जाता है जिससे वह गर्भधारण नहीं कर सकती। सरकारी अस्पतालों में परिवार कल्याण और विभाग द्वारा स्त्रियों को लूप इत्यादि लगवाने की निःशुल्क व्यवस्था है। सरकारी अस्पतालों में ये सारी चीज़ें निःशुल्क व्यवस्था है, जिसके वजह से क्या जनसंख्या को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त जो महिलाएं गर्भधारण नहीं करना चाहती, बच्चों में अंतराल चाहती है, यानी एक बच्चा हो गया उसके बाद 4-5 साल अंतराल चाहती हैं, उनके लिए IUD आदर्श गर्भ निरोधक है। भारत में इस प्रकार की अत्यधिक युक्तियाँ काफ़ी प्रचलित हैं। यानी अगर वो चाहें, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन क्या करें, जब यहाँ पे यौन शिक्षा को ही एकदम जुल्म माना जाता है, सेक्स एजुकेशन जुल्म माना जाता है यहाँ पे अपने भारत में, और ख़ासकर ग्रामीण एरिया में अगर ऐसे बात करने लगो तो कहेंगे कितना वाहियात है, समझेंगे नहीं, और वही बाद में चल के जनसंख्या का कारण बनते हैं। ये देखिए, ये आप जो देख रहे हैं ये टी प्रकार का है, और यहाँ पे एक पुच्छ है, पुच्छ देख रहे हैं, ये क्या है, वही एक ये धागा खींचने वाला होता है, ठीक है, IUD। इसे ऐसे कॉपर टी भी होता है, कॉपर टी भी समझ सकते हैं आप इसे, ठीक है, या फिर कॉपर टी ही समझिए एक हिसाब से। नीचे मैं लिख दिया हूँ कॉपर टी, ठीक है, नहीं कॉपर टी नहीं, IUD ही लिखा। गर्भाशय, ग्रीवा, योनि, अब ऐसे यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके ऐसे डाला जाता है, और डालने के बाद वहाँ पे अपने जाके वो सीधा हो जाता है, और सीधा होने के बाद ये आगे की ओर धागा निकला रहता है। इससे बाद में खींच भी लिया जा सकता है, आराम से खींचा जा सकता है, जिसको नॉलेज है वही करे, तो खींचा जा सकता है, जिसके कारण ये निकल भी सकता है। जब तक ये हमारे गर्भाशय में रोपित रहेगा, जब तक ये इसमें शुक्राणु अंडाणु से निषेचित नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत आसान विधि है जिसके वजह से क्या मतलब बचा जा सकता है। परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के कोई 5 सुझाव दीजिए। कोई अगर परिवार नियोजन कार्यक्रम की सफलता चाहिए तो कोई 5 क्या सुझाव हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रमों का उचित प्रचार किया जाना चाहिए। भाई जो परिवार कल्याण है, ठीक है, फैमिली प्लानिंग वाली चीज़ें हैं, वो जो प्रचार करना है तो उसका ठीक से प्रचार करो, ठीक है। इसे गाँवों तथा घनी औद्योगिक बस्तियों में पहुँचाया जाए, क्योंकि ज़्यादातर अशिक्षित वही लोग हैं, तो ऐसी जगह जहाँ घनी आबादी हो और गाँव, वहाँ पे इसे पहुँचाया जाए। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता ली जाए। जो संगठन, जो दल, जो चीज़ें, जो टीम स्वैच्छिक हो, खुद इच्छुक हो कि हाँ हम परिवार नियोजन के कार्यक्रमों का विस्तार करेंगे, उनकी सहायता हेल्प ले सकते हैं आप। नेक्स्ट, कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण दी जाए, और जो कर्मचारी होंगे उनको प्रशिक्षण दी जाए कि देखिए आपको ऐसे ऐसे समझाना है, ऐसे ऐसे चाची मिलेंगी, उनको जाकर ऐसे गांव में ऐसे उनको समझाना है, देखिए आपको ये फ़ायदा मिल सकता है अगर आप फैमिली प्लानिंग का पालन करेंगे, ठीक है। उनको किसी भी तरह मोटिवेट करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करने वाले उन सभी कर्मचारियों को विशेष सुविधा प्रदान की जाए, और खासकर फीमेल से होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल्स को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर ले जाएंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे हों, नसबंदी ऑपरेशन के बाद उचित चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए। कि नसबंदी करा रहे हैं, नलबंदी करा रहे हैं, तो उचित चिकित्सा होना चाहिए ठीक ठाक, नहीं आगे चल के समस्या क्रिएट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें 5 चीज़ें हैं जिसके वजह से हाँ परिवार नियोजन सफल हो सकता है। लेकिन कौन करना चाहेगा इस समय। एड्स रोग किस प्रकार किससे संक्रमित होता है।
एक वायरस है, इसका पूरा नाम है, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स, जो HIV वायरस द्वारा फैलता है, ठीक है। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, नामक वायरस से होता है। इसको लिम्फेडेनोपैथी एसोसिएटेड्स, इतना लंबा नाम हो जाता है, वायरस भी कहते हैं। रोगी के शरीर में मतलब लिम्फो, जो इसका नाम है लिम्फेडेनोपैथी, मतलब जो हमारे टी लिम्फोसाइट होता है, तो टी लिम्फोसाइट होता है, इस पे ये कहा चला जाता है, जो टी लिम्फोसाइट होता है उन कोशिकाओं के अंदर ये घुस जाता है, और घुस जाता है यहाँ पे अंदर रेप्लिकेशन करता जाएगा, और बाद में जब बहुत सारे अपने रेप्लिकेशन करके अपना प्रतिलिपि बना लेगा बहुत सारे, पहले अगर RNA वायरस तो DNA में परिवर्तित होगा, DNA में परिवर्तित होने के बाद फिर रेप्लिकेशन करेगा, रेप्लिकेशन करने के बाद फिर RNA में परिवर्तित होगा, फिर बहुत सारे जब बन जाएंगे उसके बाद ये टी लिम्फोसाइट को फाड़ के निकल आएगा। बस टी लिम्फोसाइट में छेद हो जाता है टी सेल्स में, और उस टी सेल्स में छेद होने के कारण वो टी सेल्स मर जाते हैं, यानी हमारी इम्यून सिस्टम को तहस नहस कर देता है। रोगी के शरीर में रोगी के शरीर से स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रुधिर स्थानांतरण, ब्लड दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो उसके द्वारा असुरक्षित यौन संबंध, ठीक है, इंजेक्शन की सुई का परस्पर उपयोग, रोगी माता से उसकी गर्भस्थ संतानों में यह रोग फैलता है, यानी अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके बच्चों में भी हो सकता है। इससे रोगी को एक लंबे समय तक बुखार रहता है। सिम्टम्स देखिए, लंबे समय तक बुखार रहेगा, प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाएगी, सर दर्द, चक्कर आना, बहुत सारी इसमें जो नॉर्मल चीज़ें वो बहुत चीज़ शामिल है इनमें। प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, इंसान सूख जाएगा लकड़ी की तरह, और लकड़ी की तरह सूख जाएगा, लास्ट में क्या हो, उसकी मौत हो जाएगी, जिससे रोगी अन्य रोगों से ग्रसित हो जाता है। भाई टी सेल्स हमारी जब नहीं है, टी और बी सेल, जो टी बी सेल तो हमारे लिम्फोसाइट हैं, ये दोनों अगर नहीं रहेंगे तो बेकार है हमारी, ठीक है, कोई भी रोग हम पे अटैक कर सकता है। अन्य में रोगी की मृत्यु हो जाती है, इसमें कोई बचता नहीं है रोगी, इसमें उसकी मृत्यु होना तय है। तो इसीलिए HIV के वायरस से बचना बहुत ज़रूरी है। HIV ट्रांसमिशन कैसे फैलता है देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान, सेक्सुअल रिलेशन बनाने के दौरान ही भी फैलता है। पेरीनेटल, ठीक है, मतलब अगर स्त्री गर्भावस्था में है तो प्रसव से पहले के समय भी ये फैल सकता है, उससे बच्चों में फैल सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त आदान प्रदान में भी फैल सकता है। नॉन स्टेराइल टूल्स, यानी किसी का ऑपरेशन, किसी का कुछ हुआ है, उस टूल्स के द्वारा ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी जिसके वजह से उस टूल का प्रयोग किया गया उसके शरीर में, ठीक है, उसके ब्लड लगा, कुछ भी लगा, उसे निजर्मीकृत नहीं किया गया है, मतलब उसमें जो जर्म है, जो बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया को नहीं हटाया गया, उसे खौलते पानी में इसे डाला जाता है निजर्मीकृत करने के लिए। ऐसे इन टूलों को जो ऑपरेशन करने वाले होते हैं, इन टूलों को एकदम खौलते पानी में डाला जाता है, कि मतलब पहले स्पिरिट से साफ करते हैं, फिर खौलते पानी में डालते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं। अगर उसे आप निजर्मीकृत नहीं किए हो तो उससे भी फैल सकता है एक रोगी से दूसरे रोगी में। प्रभाविता के नियम की व्याख्या करो। प्रभाविता का नियम कहना चाहेंगे हम सीधा, एकल लक्षण एवं प्रभाविता का नियम, प्रत्येक एकल लक्षण किसी विशेष कारक के जोड़े या युग्म से नियंत्रित होता है। एक ही लक्षण के दो कारक परस्पर विपरीत प्रभाव के भी हो सकते हैं। एक ही लक्षण के जब दो कारक होंगे और उल्टा प्रभाव, एक दूसरे से अलग अलग प्रभाव के हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्यतः एक कारक अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पाता है, ठीक है, तथा वह प्रभावी कारक कहलाता है। जो अपना प्रभाव प्रदर्शित कर पाएगा वो प्रभावी कहलाएगा, तथा जो मतलब नहीं कर पाएगा उसे प्रभावी कारक कहते हैं। संकरण के इस समय प्रभावी कारक का प्रभाव ही लक्षण के समय प्रदर्शित होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने टी लिया और टी लिया, दो प्रकार के मैंने पादप लिए। अब दो प्रकार के मैं पादप लिया, यहाँ पे मेरा जब इसका क्रॉसिंग करेंगे हम, तो जब क्रॉसिंग करेंगे तो हमारा चार संततियाँ होंगी, वो भी एक ही प्रकार की। ये चारों संततियाँ हमारी एक ही प्रकार की, यानी ये लंबा था, ये बहुना था, और हमारा पादप भी लंबा आया, लेकिन ये शुद्ध लंबा नहीं आया, ये अशुद्ध लंबा आया।
या फिर लंबा झुर्रीदार भी कह सकते हैं। लेकिन इनमें प्रभावी कौन हुआ? प्रभावी यही हुआ जो हमारा लक्षण प्रदर्शित कर पाया और दूसरे वाले को क्या कर दिया? दबा दिया, ये अपना लक्षण नहीं प्रदर्शित कर पाया, लेकिन उसके अंदर वो गुण है। अभी इसके सेकंड जनरेशन में करा दें तो बौना आ जाएगा। तो वही कह रहा है कि जो अपना लक्षण प्रदर्शित कर पाता है उसे प्रभावी कहते हैं, तथा दूसरा अप्रभावी कहलाता है। जो हमारा ये बौना है ये अप्रभावी कहलाएगा क्योंकि अपना लक्षण ये प्रदर्शित नहीं कर पाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टी और टी में हुआ, टी और टी में हुआ, टी यानी प्रथम पीढ़ी में सब जो कैपिटल टी हुआ तब कैपिटल टी और स्मॉल टी जब दोनों साथ में हैं तो देखा जाएगा कि हाँ प्रभावी यही है। प्रभावी यही तो मतलब सीधा लंबे ही पादप होंगे। अब लंबा चाहे जो जैसा लंबा हो, लंबा झुर्रीदार है। क्या ये लंबा झुर्रीदार है? लंबा झुर्रीदार है। लेकिन कब पता लगेगा? जब इसका बीज निकलेगा तब पता चलेगा कि हाँ ये झुर्रीदार ही बीज था, तब इसे हम झुर्रीदार। लेकिन पादप जब तक है जब तक तो हम वैसे देख के बता देंगे कि ये लंबा वाला पादप है। इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया किस प्रकार का रोग है? फिनाइल कीटोन्यूरिया ये मनुष्य में यह रोग फिनाइल एलेनिन नामक अमीनो अम्ल को टाइरोसिन अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने वाले एंजाइम जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज की अनुपस्थिति के कारण होता है। जब ये एंजाइम अनुपस्थित हो जाता है तब ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। ऐसे में रुधिर में फिनाइल एलेनिन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है। अब इसका मात्रा बढ़ने से होता क्या ये देखते हैं, और ये मूत्र के साथ ये बाहर शरीर से बाहर निकलने लगता है। इस अवस्था में, ठीक है, इस अवस्था को हम कहेंगे क्या? फिनाइल कीटोन्यूरिया कहेंगे। फिनाइल कीटोन्यूरिया में होता क्या है? मस्तिष्क में जो तंत्रिका ऊतक होता है फिनाइल एलेनिन उनमें जमा हो जाता है, जिसके कारण जो बच्चे होते हैं, बच्चों में जो बुद्धि होती है वो बहुत कम हो जाती है। इतना कम हो जाती है कि 20 यानी एकदम जड़, एकदम मूर्ख, कुछ भी मतलब सोचने समझने की क्षमता वाले भी नहीं रहेंगे। उनका आईक्यू स्तर सामान्यतः 20 से भी कम रहता है। वो भाई 20 से भी कम मतलब कुछ भी नहीं है। यह रोग एंजाइम बनाने वाले दोनों अप्रभावी जीन्स के कारण होता है। जो एंजाइम बनाते हैं जो उसका अप्रभावी जीन्स होता है, अब दोनों जीन्स अप्रभावी उस पर हावी हो गए तो क्या हो गया? ये रोग हो गया। ये जीन्स ऑटोसोमिक है, अर्थात मतलब ये दैहिक गुणसूत्र होते हैं। दैहिक गुणसूत्र पे ये रहते हैं, ये लिंग गुणसूत्र पे नहीं रहते हैं, अलिंगी गुणसूत्र पर होते हैं, यानी दैहिक गुणसूत्र पे होते हैं, लिंग वाले पे नहीं होते। क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए चलते, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसका निवारण किया जाएगा। तब तक